स्टार्ट करते हैं। लेक्चर हमारा चल रहा था रेशो एनालिसिस के ऊपर। मैंने आपसे कुछ रेशोस डिस्कस की थी। रिटर्न ऑन एसेट वाली रेशो पे हमने डिस्कशन करनी थी। इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। जो क्या कहते हैं गिटमैन है उसमें इसको रिटर्न ऑन एसेट का नाम दिया गया। और जो आपकी वैन होना है उसमें इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी नाम दिया गया है। सेम रेशो को दो नाम दिए गए हैं। फार्मूला डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ। रिटर्न ऑन एसेट्स या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ROI। तो अब इसका फार्मूला सिंपल है जनाब। वो है जनाब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब गिटमैन के अंदर यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल एसेट्स में थोड़ा सा फ़र्क है। वो इस तरह के कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो होता है आपका टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ के साथ। तो इसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है ये फार्मूले का आंसर और उस फार्मूले का आंसर में फ़र्क आएगा, क्योंकि वहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बजाय अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप फार्मूला लिखें और उसके बाद जो आंसर है वो अकॉर्डिंग टू, अगर फार्मूले के मुताबिक सही है तो कोई भी उस पर एतराज़ नहीं करेगा। सवाल जो की पॉइंट है वो ये ज़रूरी है कि आपने रेशो के लिए जौन सा फार्मूला चूज़ करना है या जौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं वो मेंशन करना है। वो फार्मूला पहले लिखना है, फिर वैल्यूज़ पुट इन करनी है। अच्छा, इसी के बाद आगे हमारे पास है रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला। और रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला भी थोड़ा सा चेंज है गिटमैन के मुकाबले में। वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE के नाम से इसको हम रेफ़र कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला है जनाब हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और डिवाइड करेंगे हम उसको टोटल शेयर होल्डर इक्विटी से या कॉमन स्टॉक इक्विटी से। तो ये हमारे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी या कॉमन स्टॉक इक्विटी, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और इनके आंसर परसेंटेजेस में आते हैं। और जो डिफरेंस है इन फार्मूलों में और गिटमैन में वो यही है कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स की बजाय या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बजाय वहाँ पर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर को लिया जाता है। इसके बाद इसमें हमारे पास है रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद क्या कहते हैं, ये हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या एफिशिएंसी रेशोज़ हैं उनकी तरफ। इनमें जो सबसे पहली रेशो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है और वो है जनाब CGS डिवाइडेड बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस हैं, ऑप्शंस हैं। वो ये है कि लेट्स सपोज ये 5 टाइम्स आया, ये टाइम्स में आंसर आएगा, जो भी आएगा उसका यूनिट जो है वो टाइम्स है।
इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो ये है कि इस में क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह पे एवरेज इन्वेंट्री भी यूज़ हुई है, ठीक है। तो सवाल में डिपेंड करेगा, अगर वो आपको कहेगा कि एवरेज इन्वेंट्री का इस्तेमाल करें तो आप एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला लगाएं, नहीं तो आप अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है तो आप खाली क्लोजिंग इन्वेंट्री से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एवरेज ली जाए अनलेस एंड अनटिल कि क्वेश्चन में वो सिनेरियो में आपको कह दे, जो कि एक आएगा इसमें वैन ऑन की प्रैक्टिस में एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें वो आपको खुद कहेगा कि आप एवरेज इन्वेंट्री लें। अच्छा खैर, इसके अलावा CGS की जगह पर परचेजेस को भी लिया जा सकता है, मगर सिर्फ़ और सिर्फ तब जब CGS गिवन नहीं है और उसको फाइंड करने का कोई पॉसिबल वे भी नहीं है। अदरवाइज़ आपकी प्रेफरेंस CGS ही होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही होगी, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल के CGS गिवन नहीं है और उसको फाइंड करने के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन, कोई परचेजेस नहीं गिवन कि आप उसको CGS के फार्मूले में पुट करके CGS फाइंड कर सकें, तो उस सूरत में आप जो हैं क्या नाम है परचेजेस यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ CGS ही हमारी पहली प्रायोरिटी है। अब इसी सेम रेशो को, जो इन्वेंट्री टर्नओवर है, इसी सेम रेशो को डेज़ में जब लिया जाता है तो उसको कहा जाता है एवरेज इन्वेंट्री पीरियड, ठीक है। अब इस एवरेज इन्वेंट्री पीरियड में क्या है कि ये सेम चीज़ डेज़ में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से कि आप इन्वेंट्री न्यूमरेटर में ले जाएंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऊपर आ जाएगी, ठीक है जनाब, और CGS उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। अब इसमें भी एक वेरिएशन है, वो ये है कि अक्सर जगहों पे 360 आपको नज़र आएगा। वो ये है कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जब तक सवाल में नहीं लिखा हुआ कि अज्यूम 360 डेज़ इन अ ईयर, आपने 365 से ही सॉल्व करना है। सवाल में जब भी उसने अजम्पशन लेनी होगी कि 360 डेज़ ईयर अज्यूम करें तो फिर हम 360 से करेंगे, अदरवाइज़ नॉर्मल जो ईयर में डेज़ हैं वो 365 ही हैं और हम उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर। अब ये एक्सप्लेन क्या कर रही है हमें, ये एक्सप्लेन ये कर रही है जनाब कि 5 टाइम्स का की अगर बात करूँ, नीचे वाला ये इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री पीरियड AIP जो है, इसका आंसर डेज़ में आएगा। लेट्स सपोज इसका आंसर आ जाता है 61 डेज़। तो इसका मतलब क्या है? अब इसका बड़ा क्लियर मतलब है कि जनाब हमें 61 डेज़ लगते हैं इन्वेंट्री को एक्वायर करके, सेल आउट करके, कस्टमर यानी क्रेडिट कस्टमर या कैश कस्टमर जो भी है उस तक सेल ट्रांजैक्शन करने में। और अगर हम बात करें टाइम्स की, तो ये ऊपर वाला जो टर्नओवर है टाइम्स में, तो हम कहेंगे कि ऑन एवरेज हम 5 दफ़ा जो इन्वेंट्री अपना का बैलेंस हम मेंटेन कर रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या एवरेज बैलेंस हम मेंटेन कर रहे हैं, हम उसको टर्न अराउंड करते हैं। टर्न अराउंड का मतलब ये है कि हम एवरेज में 5 दफ़ा जो इन्वेंट्री लेवल हमारे पास है उसको बेचते हैं, फिर नई इन्वेंट्री आती है, फिर बेचते हैं, फिर नई इन्वेंट्री आती है। यानी इन्वेंट्री का एक साइकिल कंप्लीट होने में हमें साल में 5 दफ़ा हम इन्वेंट्री का साइकिल कंप्लीट करते हैं, या हमें ऑन एवरेज 61 डेज़ लगते हैं कि इन्वेंट्री का साइकिल कंप्लीट करने में। अब ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के इंडिकेटर्स किस तरह से हैं? ये इस तरह से मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के इंडिकेटर्स हैं कि अगर ये डेज़ में कम होगा या टाइम्स में इसकी तादाद ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है मैनेजमेंट बहुत इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर रही है कैश में या डेटर्स में या सेल्स में, और उससे बिज़नेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ रही है। आम तौर पर इन्वेंट्री टर्नओवर जिन कंपनीज़ का हाई होता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई होती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये ओनली फैक्टर है, अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन्स ये जो पिछले हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में देखे हैं वो भी मैटर करते हैं। अगर एक बिज़नेस का या कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो बहुत हाई है मगर उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो है, तो उसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी। बट अगर एक कंपनी का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, उसका इन्वेंट्री टर्नओवर थोड़ा एवरेज भी है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हो, मगर इट्स अ गुड इंडिकेटर। जिस कंपनी की इन्वेंट्री टर्नओवर हाई है, जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर के डेज कम है, यानी कम दिनों में इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर लेती है सेल में वो कंपनी या बिज़नेस, उसकी मैनेजमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ या डिसीजंस की वजह से, तो इसका मतलब है कि वो बिज़नेस के ऊपर एक पॉजिटिव, एफिशिएंट, इफेक्टिव
असर शो कर रही है परफॉर्मेंस वाइज। अच्छा, इसमें दूसरी जो रेशो है दैट इज़ आपकी डेटर टर्नओवर कह लें या अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर कह लें इसको आप। डेटर टर्नओवर ये इन्वेंट्री की तरह है पर ये डेटर्स के ऊपर है। तो इसका फार्मूला है हमारे पास सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स। ठीक हो गया। इसका आंसर भी टाइम्स में आएगा। लेट्स सपोज इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 8 टाइम्स। ठीक है। अब कहानी क्या है इसमें? इसमें ये कहानी है कि जनाब इसमें बेसिकली जो एग्जैक्ट फिगर लेनी होती है वो क्रेडिट सेल्स लेनी होती है। पर कई दफ़ा सवाल में ब्रेकअप नहीं दिया होता बिटवीन सेल का कि भाई 10 लाख की सेल है तो इसमें से कितनी क्रेडिट है और कितनी कैश है, तो हम टोटल सेल्स ले लेते हैं। पर अगर स्पेसिफिकली क्रेडिट सेल्स मैंशनड हों तो प्रेफरेबल है कि हम क्रेडिट सेल्स के साथ इसको सॉल्व करें, बिकॉज डेटर का जो रिलेशन है वो सिर्फ क्रेडिट सेल्स के साथ है, उनका कैश सेल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। डेटर्स क्रिएट या जनरेट ही अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स होते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्रेडिट सेल्स है, मगर अगर वो अवेलेबल ना हो तो हम टोटल सेल्स यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने इस फार्मूले में दिया। सेम केस है क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल की जगह पर हम एवरेज रिसीवेबल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे इन्वेंट्री के केस में, पर वो रेयर है। बहुत ही शायद ही कोई ऐसा सवाल आपको आने की उम्मीद है। बेसिक सवाल में क्लोजिंग रिसीवेबल्स के साथ ही इसको सॉल्व करें। अब 8 टाइम्स उसी तरह डिपेक्ट कर रहा है जिस तरह ऊपर इन्वेंट्री का साइकिल डिपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर ये रेशो बता रही है कि हम साल के दौरान एक क्रेडिट कस्टमर से 8 टाइम्स सेल्स जनरेट करवाते हैं, फिर उसको रिकवर करते हैं, फिर उससे सेल्स जनरेट होती है, फिर रिकवर की जाती है। और इसका भी इम्पैक्ट आपके बिज़नेस की मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के ऊपर ज़ाहिर होता है, या वो साबित करता है कि मैनेजमेंट इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करी है, उन्होंने क्रेडिट पॉलिसी अच्छी बनाई हुई है कि वो डेटर से सेल जनरेट करने के बाद टाइमली रिकवरी करके जल्दी से उससे पैसे लेके फिर उससे दोबारा सेल जनरेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें भी उसी तरह से अच्छा और बुरे का इंडिकेटर है जिस तरह ऊपर वाली रेशो का है कि ये टाइम्स में जितना हाई होगा इसका मतलब उतना अच्छा है। एक चीज़। नंबर 2, इन रेशोज़ को हम हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं जो मैंने शुरू में आपको कल लेक्चर में बताया कि या हम टाइम सीरीज़ में देख रहे होते हैं, यानी इस कंपनी के ही हिस्टोरिकल ईयर्स के डाटे के साथ इनको कंपेयर कर रहे होते हैं कि पिछले सालों में उसकी एफिशिएंसी क्या थी मैनेजमेंट की, और इन सालों में क्या है, और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी तरह हम इसको दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ क्रॉस सेक्शनल में कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार होगा रेशोज़ को कंपेयर करके कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में अपने कमेंट्स देने का। दूसरे नंबर पे इसी रेशो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर एवरेज कलेक्शन पीरियड उसको कहा जाता है बेसिकली, तो वो डायरेक्ट लिखते हैं हम एवरेज कलेक्शन पीरियड ACP। इसके हवाले से हमारे पास फार्मूला जो है वो ऊपर वाला फार्मूला शिफ्ट हो जाएगा, क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 365। सेम अजम्पशन है इन्वेंट्री की तरह कि अगर साल में वो कहता है अज्यूम 360, तो 360 बजाय 365 के बजाय 360 से कर लें। और डेज़ में आ जाएगा ये, लेट्स सपोज ये आ जाता है 45 डेज़। तो इसका मतलब क्या है कि ऑन एवरेज हमें 45 दिन लगते हैं कस्टमर को सेल करके उससे कैश रिकवर करने में। ये याद रखिएगा कि ये एक एवरेज एस्टिमेट है। इसका मतलब है कि कई केसेस में आपको 45 डेज से ज़्यादा भी लग जाते होंगे और कई केसेस में इससे कम भी लग जाते होंगे। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट रेशो जो है वो है एवरेज पेमेंट पीरियड या अकाउंट्स पेबल टर्नओवर। ठीक है। ये टाइम्स में आएगी टर्नओवर, और पेबल पीरियड जो है वो डेज़ में आएगा। अकाउंट्स पेबल टर्नओवर या क्रेडिटर टर्नओवर जो है उसका फार्मूला है हमारे पास परचेजेस डिवाइडेड बाय अकाउंट्स पेबल या क्लोजिंग अकाउंट्स पेबल। ठीक है। अब इसमें भी क्या है
कि बेहतर है कि आप क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय क्लोजिंग अकाउंट्स पेबल लें, पर अगर क्रेडिट परचेजेस अवेलेबल नहीं है और हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते तो बेहतर है हम टोटल परचेजेस लें। या सवाल में ज्यूम किया जा रहा है कि बिज़नेस क्रेडिट पे चलता है, यानी क्रेडिट परचेजेस करता है और उधर से क्रेडिट सेल्स करता है, फिर कैश रिकवर करता है और फिर उससे पेमेंट्स करता है। तो बेहतर तो यही है कि क्रेडिट परचेजेस यूज़ की जाए, पर अगर अवेलेबल ना हो तो टोटल परचेजेस को यूज़ किया जा सकता है। नंबर टू, अगर परचेजेस भी नहीं है, टोटल परचेजेस भी नहीं है और ना ही उनको निकालने का कोई हमारे पास मेथड है या डाटा की अवेलेबिलिटी है, तो हम सीजीएस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके हवाले से। अच्छा ताज़ीन बेटा, मैं देता हूँ ओवरव्यू। वैसे हम रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं बेटा, और ना ये हमने बेसिकली कल ही शुरू किया है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एफएम में भी आप लोगों ने किया हुआ है। तो मैं आप वैसे मैंने वीडियो लेक्चर शेयर किया था, आप एक दफ़ा वो भी देख लेना। मैं ओवरव्यू भी अभी दे देता हूँ। 5 मिनट दो बस, ये मैं फार्मूले मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, परचेजेज ओवर क्लोजिंग अकाउंट्स पेबल के बाद इसका आंसर जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ये आएगा टाइम्स में। ठीक है, लेट्स सपोज ये आता है हमारे पास 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि साल के दौरान हम अपना जो पेबल्स का साइकिल है वो 4 टाइम्स कंप्लीट करते हैं ऑन एवरेज। यानी हम उनसे माल लेते हैं उधार पे, वो माल को हम जो भी हमने करना होता है उसको आगे से बेच के उससे पैसे रिकवर करके फिर उनको पेमेंट करते हैं, और ये काम 4 टाइम्स जाता है साल में। 4 टाइम्स ये सर्कल होता है साल में। तो इसके हवाले से ये है कि इसमें उल्टा है एज़ कम्पेयर टू पिछली दो रेशोज़ के, कि ये अगर टाइम्स में हाई होगा तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की मैनेजमेंट की एफिशिएंसी नहीं है। बट इसमें हमें अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके सप्लायर्स आपको ज़्यादा क्रेडिट अलाउ ही ना करते हों, इसलिए आपको जो क्रेडिटर्स के साथ जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो टर्नओवर की उसकी जो टर्न होने की जो टाइम्स की रेशो है वो हाई है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि सप्लायर्स आपको डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं और आपको वो डिस्काउंट्स अवेल करने के लिए टाइम से पहले या जल्दी पेमेंट करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से आपका टर्नओवर हाई है। इसमें यानी अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सिर्फ हम ये देखकर कि हमारा टर्नओवर हाई है तो वो एफिशिएंसी नहीं है या नहीं, वो नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी को रेशो को जब हम डेज़ में देखते हैं तो उसको कहा जाता है एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, एवरेज पेमेंट पीरियड APP इसको कहेंगे हम, और इसके अंदर हमारा फार्मूला होगा क्लोजिंग अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाय परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। सेम अजम्पशंस, वही सवाल में अगर 360 है तो 360 यूज़ करें, नहीं है तो 365 यूज़ करें। परचेजेस की जगह पे CGS यूज़ की जा सकती है, बशर्ते कि परचेजेस को फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है और कोई डाटा अवेलेबल नहीं है और ना गिवन है, और बेहतर है कि क्रेडिट परचेजेस के साथ इसको किया जाए। खैर, इसका आंसर डेज़ में आएगा। लेट्स सपोज इसका आंसर आ जाता है 90 डेज़। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हमें ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 90 डेज़ लगते हैं सप्लायर से उधार माल ख़रीद के उसको पेमेंट करने में। ठीक हो गया। अब इसमें डेज़ में ज़्यादा होना और टाइम्स में कम होना, ये इंडिकेटर ये है कि आप अपनी लाइबिलिटीज़ को डिले करके पेमेंट करते हैं या स्लोली पेमेंट करते हैं। उसका एडवांटेज बिजनेस में ये है कि आप जितना ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अवेल करते हैं उतना कम वर्किंग कैपिटल या उतना कम रिसोर्सेज आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं करंट पीरियड के लिए। बट फिर वही बात है कि इसके साथ अदर फैक्टर्स भी जुड़ते हैं कि आप बिला वजह डिले नहीं कर सकती मैनेजमेंट के सप्लायर्स को लेट पेमेंट ही करे या हर दफ़ा उनको लेट पेमेंट करे, बिकॉज हो सकता है कि सप्लायर्स इससे डिस्करेज हों आपको फ्यूचर में माल देने से, क्योंकि वो कहें यार ये तो हमेशा ही तंग करके जलील करके लेट पेमेंट देता है। तो इन चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि आपके सप्लायर्स की क्या क्रेडिट पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देखेंगे कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली इसको इसमें ऑप्टिमम ये है कि सप्लायर की क्रेडिट पॉलिसी का फुल पीरियड अगर आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं
तो इसका मतलब है मैनेजमेंट अपनी जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है उसको बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर रही है, ये यूटिलाइज कर रही है। अच्छा जी, इस फॉरम के ऊपर लास्ट रेशो है हमारी एसेट टर्नओवर रेशो है। एसेट टर्नओवर रेशो जो है उसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट है इसका फार्मूला जनाब। और ये है जनाब सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट टर्नओवर, और सॉरी टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में करंट और फिक्स दोनों आ जाए। इसका आंसर टाइम्स में आएगा, लेट्स सपोज 4 टाइम्स है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी उसी तरह है जिस तरह पीछे टाइम्स किया है। इसका मतलब है कि बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स हैं उससे 4 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू उसने जनरेट किया है, क्रिएट किया है। हाँ बेटा ताज़ीन, बेसिकली ये टॉपिक हमारा चल रहा है रेशियो एनालिसिस, ठीक हो गया। तो ये एफएम हमने पढ़ा हुआ है, इसमें मैंने बताया था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल फिगर्स या स्टेटमेंट्स का जो रिकॉर्ड है या डाटा है, कि फॉर इंस्टेंस अगर एक कंपनी का प्रॉफिट है $1,00,000, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये अच्छा परफॉर्मेंस है, बुरी परफॉर्मेंस है। ये इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो रेशियो एनालिसिस के हवाले से पहले मैंने बताया था कि रेशियो एनालिसिस किस किस तरीके से किया जाता है। ये 5 तरीके हैं जो एफएम में हमने डिस्कस किए थे, वही यहाँ पर मैंने रिपीट किए हैं। जिसमें पहला है टाइम सीरीज ट्रेंड, जिसमें आप एक कंपनी को कई सालों के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। क्रॉस सेक्शन में यह है कि आप डिफरेंट कंपनीज़ को जो एक इंडस्ट्री या सेक्टर को बिलोंग करती हैं उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, या एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह कंबाइंड एनालिसिस में हमारे पास दोनों को मिला लिया जाता है, टाइम सीरीज़ और क्रॉस सेक्शन दोनों को मिला के हम कंबाइंड एनालिसिस करते हैं। चौथे नंबर पे था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसमें हम एक साल की फ़िगर्स को बेस फिगर लेते हैं और आने वाले सालों की फ़िगर्स को या दूसरे सालों की फ़िगर्स को उसकी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ये सब हमने एफएम में किया हुआ है, मैं जस्ट यहाँ पर रिकॉल करवा रहा था। फिफ्थ नंबर पे था वर्टिकल एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस भी इसको कहा जाता है। इसमें हम ऊपर से टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स को बेस फिगर अज्यूम किया जाता है और बाकी तमाम फिगर्स को सेल्स की परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट की बात करें तो जो टोटल एसेट्स हैं वो हमारी बेस फिगर होगी और बाकी आइटम्स का हम उनकी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स की रेशोज़ हैं, जिसमें पहली प्रॉफिटेबिलिटी है, दूसरी एफिशिएंसी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, तीसरी हमारे पास लिक्विडिटी रेशोज़ हैं। ये मैं डिस्कस करने लगा हूँ। बाकी दो के मैंने फार्मूले और उनका जो आंसर है, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली बेटा जो प्रीवियस लेक्चर की वीडियो है वो देख लो, 20-25 मिनट की है, तो आप आज के लेक्चर और उसके साथ आपका जो गैप है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओके सर। शाबाश। लिक्विडिटी रेशियोज़ में बेटा हमारे पास सिर्फ 2 रेशियोज़ हैं। पहली रेशियो है उसे कहा जाता है करंट रेशियोज़। करंट रेशियो का फार्मूला बड़ा ही सिंपल है, वो है जनाब हमारे पास करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। और इसमें क्या वो आपको बेसिकली बता रहा है, ये आपकी सॉरी ये मुझसे मिस्टेक हो गई, ये एफिशिएंसी रेशियोज़ थी, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ नहीं है, ये हैं लिक्विडिटी रेशियोज़ हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, इसका क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है ये वो रेशियोज़ हैं जो ये बता रही हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं कि अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को या अपनी करंट लायबिलिटीज़ को मीट करने की या उनको रीपे करने की इस बिज़नेस में कितनी कैपेसिटी है। क्या बिज़नेस अपनी जो कमिटमेंट्स हैं एज़ पर जो शॉर्ट टर्म में जो डेडलाइंस हैं उसको मीट कर सकती है या नहीं कर सकती। अब इसमें करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़ हैं, लेट सपोज हमारा आंसर आ जाता है 2, ठीक है। तो अब इसको किस तरह पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये 2 को बेसिकली हम इस तरह कहते हैं कि 2:1 है ये, क्योंकि जब आंसर 2 आ गया इसका मतलब जो बेस हमारी वो 1 हो गई है, ठीक है। 2/1 बेसिकली आएगा, तो इसको 2:1 पढ़ा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि $1 की करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए 2 गुना या 2 टाइम्स या $2 के करंट एसेट्स मौजूद हैं, जो कि एक सफिशेंट चीज़ है कि कोई आपको कहेगा यार
तुमने 10 रुपये उधार देना है और तुम्हारी जेब में 20 रुपये हैं, तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कभी भी वो 10 रुपये उधार पे कर सकते हो। तो करंट रेशो जो है, इसके बारे में जो परफॉर्मेंस इंडिकेशन है, वो नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर आपके पास सवाल में कोई इंडस्ट्री बेंचमार्क नहीं गिवन, कोई स्टैंडर्ड नहीं गिवन, कोई इंडिकेटर नहीं गिवन कि क्या होनी चाहिए या क्या हमारे लिए आइडियल है, तो आमतौर पे अज्यूम किया जाता है कि 1.5 से लेकर 2 तक जो है ये अच्छी रेशो है, करंट रेशो, ठीक है। ये एक अच्छी सफिशेंट इंडिकेटर है, मगर ये जो चीज़ है ये जनरल एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। असल में आप जब भी एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि उस इंडस्ट्री में नॉर्म क्या है, उस इंडस्ट्री की एक अच्छी या एवरेज करंट रेशो क्या है। किसी इंडस्ट्रीज़ में रेशो 1 से बिलो भी है, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर करंट रेशो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उन 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 इंडस्ट्रीज़ की नेचर इस तरह की है कि वहाँ पर ज़्यादातर कस्टमर के साथ क्रेडिट पे डीलिंग होती है। तो वहाँ पर आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा ही होती हैं आपके जो हैं ये करंट एसेट्स के मुकाबले में, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका जो करंट रेशो है ना, वो इतनी हाई नहीं होती, वो काफ़ी लो रहती है। इसी तरह कई जगहों पर ये बहुत हाई भी होती है, यानी उन इंडस्ट्रीज़ या उन बिज़नेस के लिए ये नॉर्मल है कि उनकी जो करंट रेशो है वो हाई हो, क्योंकि वो कैश के मामले में बड़े लिक्विड किस्म के बिजनेसेस हैं, जहाँ पर क्रेडिट के मामला कम है और कैश बेस काम ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर आपकी करंट लाइबिलिटीज़ का साइज़ छोटा है, आपको ज़्यादातर क्रेडिट पे चीज़ें लेनी या डील नहीं करनी पड़ती। तो अब उसमें वही है कि अगर तो बेंचमार्क स्टैंडर्ड गिवन हो तो उससे कंपेयर करके बताएं कंपनी अच्छा परफॉर्म करी है बुरा, अगर नहीं गिवन तो आप ये जो है आपका अल्लाह भला करे, ये वाली जो रेंज मैंने बताई है 1.5 से लेकर 2, इसको अच्छा कंसिडर करें और इसी के मुताबिक इंटरप्रिटेशन कर दें। अब इसी में दूसरी रेशो जो है उसको कहा जाता है क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो, ठीक हो गया। क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो में क्या है हमारे पास, क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो में ये कहानी है हमारे पास कि जनाब आपका सेम फार्मूला है, करंट एसेट्स में से हम सिर्फ इन्वेंट्री माइनस कर लेते हैं, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर लेते हैं, तो उनको कहा जाता है वो क्विक या एसेट टेस्ट रेशो बन जाएगी, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। इसमें जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इन्वेंट्री जो है, जिस तरह के हमने पीछे भी रेशो में डिस्कस किया कि उसके साइकिल को कंप्लीट होने में नॉर्मली ज़्यादा टाइम लगता है और इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उसको हम इसलिए एक क्विक या हाईली लिक्विड एसेट कंसिडर नहीं करते। इसके अलावा कुछ बुक्स में या कुछ जगहों पे आपको करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री के अलावा प्री पेमेंट्स भी माइनस होती नज़र आएंगी। अगर सवाल में हो प्री पेमेंट्स तो ठीक है, आप करंट एसेट में से वो भी माइनस कर दें क्विक रेशो निकालने के लिए, मेंशन कर दें अपने फार्मूले में। अदरवाइज़ अज्यूम करें कि आपके करंट एसेट्स में कोई प्री पेमेंट्स नहीं है और उसी बाकी यानी चीज़ों को रख के सिर्फ इन्वेंट्री निकाल के आप क्विक रेशो निकाल सकते हैं। अब इसका इंडिकेटर क्या है, इसका इंडिकेटर ये है कि ये लेट सपोज आपके पास आ जाती है 1, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि ये 1:1 है, ठीक है। कि एक करंट लाइबिलिटी को मीट करने के लिए 1 रुपये की करंट लाइबिलिटी के बदले 1 रुपये के ही क्विक एसेट्स मौजूद हैं, यानी हाईली लिक्विड एसेट्स मौजूद हैं। तो ये बड़ी अच्छी हेल्दी रेशो है। आमतौर पे कहा जाता है 0.9 से लेकर 1.5 तक ये रेशो जो है वो अच्छी कंसिडर हो रही है। अदरवाइज़ वही स्टैंडर्ड जो करंट रेशो का था कि आप इंडस्ट्री नॉर्म या इंडस्ट्री बेंचमार्क से उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 टाइप की तो हो गई हैं, इसके अलावा एक छोटी टाइप है, वैसे 2 मिनट है, मैं वो भी कवर कर ही सकता हूँ, ख़त्म हो ही जाएगा। चलो इसको ख़त्म कर लेते हैं। फोर्थ टाइप की जो रेशोज़ है हमारी, उनको कहा जाता है लिवरेज रेशो या डेट
रेशोज़ या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़, कल से फिर हम इनकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ से क्या मुराद है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़, ये जो क्विक रेशोज़ की हमने बात की थी, ये वो हैं जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को हम कंपनी रीपे कर सकती है या नहीं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ जो हैं वो ये इंडिकेट करी हैं कि लॉन्ग टर्म में बिज़नेस के सर्वाइवल के या बिज़नेस के परफॉर्मेंस के या बिज़नेस के कंटिन्यू रहने के क्या इम्कानात या क्या रिस्क फैक्टर हमें नज़र आ रहे हैं, कि क्या हमें लगता है कि ये बिज़नेस जो है सही तरह इसी तरह परफॉर्म करता रहेगा या नहीं करता रहेगा। अब इसके अंदर ना डिफरेंट रेशोज़ हैं जो कि डिस्कस हुई हैं, उधर किटमैन में और हुई हैं, और इसमें एक एक दो का चेंज है जो वैन ऑन में। मैं वैन ऑन वाली डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि हमने उसी की प्रैक्टिस करनी है। उसमें सबसे पहले आपके पास है, इसमें जो एक रेशो है दैट इज़ डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो, ठीक है, कि आपके डेट और इक्विटी का क्या तनासब है, क्या उसकी रेशो है, ठीक है। इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वो फार्मूला है आपके पास टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, ठीक है, कॉमन स्टॉक इक्विटी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें लेट सपोज ये आपके पास आती है 1.5 आंसर आता है, ये भी टाइम्स में आंसर। इसका मतलब ये है कि हमारी इक्विटी के मुकाबले में हमारा डेट 1.5 गुना ज़्यादा है इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टेड है। अच्छा, अब ये लेक्चर किसी भी सेकंड ओवर हो सकता है, हम यहीं से इसको कंटिन्यू कर लेंगे। क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में 2-3 फार्मूले छोटे छोटे रह गए, तो फिर हम साथ ही सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच जो लोगों ने क्लास ली और जिन्होंने सुनी मेरी बात, उनका तो और भी बहुत बहुत शुक्रिया।